गुड मॉर्निंग। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, बिल्कुल वन शॉट में पढ़ेंगे, एक रिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, तो है क्या बिजनेस सर्विसेज, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली न्यू टॉपिक है। जब हमने चैप्टर 1 किया था तो हमने पढ़ा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ही हमारी बिजनेस सर्विसेज हैं। तो बिजनेस सर्विसेज बता रही हूँ, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, जो ट्रेड को हमारे जो भी हमारा ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स है, जो भी हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इनको हम सपोर्टिंग सर्विसेज भी बोलते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, वेयर हाउसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। फाइन, तो यही हमारी सर्विसेज हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं। सर्विसेज की अगर हम नेचर की बात करें कि व्हाट इज नेचर, तो हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब वी कांट सी इट। हम सिर्फ ये देख सकते हैं, हम सर्विसेज को फील कर सकते हैं। हम सर्विसेज को वी कांट टच, वी कैन फील इट। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, अब तुम पढ़ रहे हो तो ये किताबें, ये तुम्हारे लिए टेंजिबल है। लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूं तो तुम फील कर सकते हो कि टीचिंग से मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, या बोरिंग लग रही है या इंटरेस्टिंग लग रही है, तो तुम फील कर सकते हो। ये तो नहीं कह सकते मुझे 2 किलो इंटरेस्टिंग लगी, मुझे 5 किलो बोरिंग लगी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। या मुझे 250 ग्राम ही समझ में आया, मतलब कोई यूनिट नहीं है मेजरमेंट की ना। तो दिस इज इंटेंजिबल, वी जस्ट कैन फील इट। हमारे एनवायरनमेंट में कहीं भी जाते हो, आप किसी बस में गए, आप बस आपकी टेंजिबल है, लेकिन वो बस एक्सपीरियंस, ट्रेन ट्रैवल का एक्सपीरियंस, दिस इज कंप्लीटली इंटेंजिबल। ठीक है ना। फिर इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है मैं तुम्हें आज ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ कल भी पढ़ाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब मैं सेम लैंग्वेज बोलूं, सेम सेंटेंस बोलूं, कंसिस्टेंट नहीं है। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या है, अगर मैं कहूंगी मुझे ये वाला ही मार्कर चाहिए, तो सेम मार्कर मुझे मिल जाएगा, एकदम सेम मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सेम सब कुछ मिल जाएंगी चीजें। लेकिन अगर तुम कहोगे मैम ये चैप्टर फिर से पढ़ा दो, एक बार पढ़ा दूं, मैम लास्ट टाइम तो आपने ये बोला था, तो तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है कि तुम्हें इतने अच्छे से याद है, फिर तो डांट और खाओगे कि लास्ट टाइम मैंने जो बोला था वो तुम्हें याद भी है, तो फिर दोबारा क्यों पढ़ना है। बट द पॉइंट इज कि मैं अगर पढ़ाऊंगी तो सेम वो नहीं होगा। इवन आपने सेम बस में ट्रेवल किया, सेम रूट पे ट्रेवल किया, तब भी हो सकता है आपको दोनों बार का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाए। तो दिस इज इनकंसिस्टेंसी। फिर इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। जब प्रोड्यूस हो रहा है और जब कंज्यूम हो रहा है, दीज टू एक्टिविटीज आर इनसेपरेबल। मैं पढ़ा रही हूं, तुम सुन रहे हो, इमीडिएटली मैंने प्रोड्यूस किया, तुमने कंज्यूम किया। तुमने बस से ट्रैवल किया, तो बस चल रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है, तुम उसमें बैठ के चल रहे हो, तुम वो एक्सपीरियंस ले रहे हो, वो कंज्यूम कर रहे हो। आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो, मतलब इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये इनसेपरेबल होती हैं एक्टिविटीज। सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस ले रहा है, दोनों पैरेलल काम करते हैं। ऑल्दो अब जैसे हम कहें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, अब मान लो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये कोई बाद में सुने, तो मैंने प्रोड्यूस अभी किया, लेकिन जो मैंने प्रोड्यूस किया वो सिस्टम में है, वो टेंजिबल हो गया। जब प्ले का बटन प्रेस किया, तब सुनना शुरू किया, दैट इज द रियल प्रोडक्शन, और वो सुन रहे हैं, गैप नहीं है। तो यानी कि जब तक वो हमारे सिस्टम में, हार्डवेयर में, हमारे पेन ड्राइव में, उसमें पड़ा है, यूट्यूब पे पड़ा है, तब तक वो हमारे लिए सर्विसेज में नहीं आ रहा। तो सर्विसेज आर ऑलवेज
इनसेपरेबल। इवन आप एक एटीएम मशीन है, एक एटीएम मशीन आपकी लगी हुई है, उस एटीएम मशीन में पैसे भी पड़े हुए हैं, दैट इज टेंजिबल। लेकिन व्हेन यू गो देयर, आपने पैसा विड्रॉ किया, अब वो सर्विस कितनी अच्छी है कि कितना यूज़र फ्रेंडली उसका स्क्रीन है, उसका टच, फिर वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का सेफ्टी नॉर्म्स, एवरीथिंग, व्हेन यू फील इट कि वी आर सेफ हेयर, तो जब उसने पैसे निकाले आपने तभी लिए ना, छोड़ के थोड़ी ना आ जाते हो, चलो निकाल लिए बाद में ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं ना। तो बस वही वाली बात है, ठीक है। इसीलिए इसकी इन्वेंट्री कभी मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसको आपने यूट्यूब पे पढ़ा है तो, या मेरे पास रिकॉर्डिंग्स में पढ़ा है तो वो ठीक है, हम कह देते हैं कि वो हमारी इन्वेंट्री है, बट एक्चुअली में तो नहीं हो रहा ना वो उस समय यूज। या आपने रेलवे में की टिकट बुक कराई, रेलवे की टिकट बुक करा के आपने रख ली, अब वो टिकट की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आपके पास रखा है, तो आपने कह दिया मेरे ही ये टिकट रखा है, पर जब आपने सफ़र किया एक्चुअल तो प्रोडक्शन और सर्विस का कंजम्पशन तभी हो रहा है। तो इन्वेंट्री में हम कह सकते हैं एक बार को कि चलो वो जो सर्विस मुझे अवेल करनी है ना, उसकी इन्वेंट्री मेरे पास ये टिकट है, तुमने एटीएम से पैसे निकाले, वो पैसा तुम्हारे पास इन्वेंट्री में आ गया, तो ये हम कहने को कह सकते हैं, बट नॉट सो मच। दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, दोनों ही पार्टीज, यानी कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है कस्टमर का और प्रोड्यूसर का, वो पैरेलल चल रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि सर्विसेज एंड गुड्स में क्या डिफरेंस हुआ, गुड्स टेंजिबल, सर्विसेज इंटेंजिबल, गुड्स होमोजीनियस, सर्विसेज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस होता है वर्ड ये, दिस इज होमोजीनियस, एक जैसा होना। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब हुआ अलग अलग तरह का होना। गुड्स कंसिस्टेंट, सर्विसेज नॉट कंसिस्टेंट। गुड्स सेपरेबल, सर्विसेज नॉन सेपरेबल। गुड्स की इन्वेंट्री कर सकते हो, सर्विसेज की इन्वेंट्री नहीं कर सकते। गुड्स में इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, सर्विसेज में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो ये हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस होता है। अब अगर हम टाइप ऑफ सर्विसेज की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की सर्विसेज हैं। एक है बिजनेस सर्विसेज जो हमारे चैप्टर का नाम है, एक है सोशल सर्विसेज, ये तो सबको पता है, और एक है पर्सनल सर्विसेज। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इनमें? बिजनेस सर्विसेज तो हमने अभी इतनी बात ही की, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, ये सब बिजनेस सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सोशल सर्विस जो एनजीओज करती हैं, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। और पर्सनल सर्विस जिसमें हर एक पर्सन को, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसमें तुम गए तो तुमने कहा अरे वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैं गई तो मैंने कहा कहाँ से अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम गए, तुमने बोला ठीक है। तो पर्सनल सर्विस में क्या हो रहा है कि पर्सनल सर्विसेज को में बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है। ये हर एक कस्टमर के डिमांड पे, उसकी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल थड़ी की चाय पसंद है, फिर किसी ने कहा अरे थड़ी की चाय में हाइजीनिक नहीं होती है, हम तो चाउस जाके पियेंगे चाय। मुझे थड़ी की 20 रुपए की चाय पसंद है, 10 रुपए वाली, उसे चाउस की 250 रुपए की चाय पसंद है। मैं ये थोड़ा कहूंगी कि वो गलत है ना, वो मुझे गलत कह सकता है, हमारी अपनी चॉइस है, हमारा अपना पॉकेट कितना अलाउ करता है वो भी है। सो मेनी फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि अगर हम 20 रुपए की पी रहे हैं तो हम 250 रुपए की चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, या हो सकता है कोई अफोर्ड बहुत अच्छे से कर सकता है तो वो पी रहा है 20 रुपए की तब भी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी ये अपने अपने कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल में बिजनेस सर्विसेज के बारे में कि बिजनेस सर्विसेज किस तरह से काम करती हैं।
जैसे कि बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहले है बैंक्स। बैंक्स क्या काम करते हैं? जिनके पास सरप्लस पैसा है, सरप्लस मनी है, वो सेविंग की फॉर्म में बैंक्स को देते हैं और फिर बैंक्स आगे लेंडिंग करते हैं दोज हु नीड्स मनी, है ना। तो बेसिकली बैंक वर्क्स एज अ मीडिएटर। जिनके पास भी पैसे एक्स्ट्रा होते हैं दे डिपॉजिट इन बैंक टू अर्न इंटरेस्ट, एंड दोज हु नीड मनी दे बोरो फ्रॉम बैंक्स एंड दे पे इंटरेस्ट टू बैंक्स। तो बैंक्स हमारा मेन क्या काम करता है? इनको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे करता है, इनसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स रिसीव करता है। तो ये जो डिफरेंस, इसे हम मार्जिन भी कहते हैं। मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट होता है, दिस इज प्रॉफिट। ये बैंक्स का प्रॉफिट होता है। मतलब बैंक्स अपने कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक्स अपने जो जिन बोरोवर्स हैं उनसे जो पैसा इंटरेस्ट ले रहा है उसको जो डिफरेंस है, दैट इज द अर्निंग फॉर अ कमर्शियल बैंक। तो बैंक क्या कर रहा है? इट मोबिलाइजेस सेविंग्स ऑफ द पीपल टू इन्वेस्ट समवेयर दोज हु वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है। बैंक हमें और भी तरह की फैसिलिटीज देता है। क्या फैसिलिटीज दे रहा है बैंक्स हमें? बैंक्स हमें लॉकर फैसिलिटी दे रहा है, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम फैसिलिटी दे रहा है, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं, बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करा सकते हैं, बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे बिल्स पे करता है, बैंक हमारे बिहाफ पे हमारा रिवेन्यू कलेक्ट करता है। ये सब बैंक्स काम करते हैं। ठीक है। अगर हम बैंक्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास बैंक्स के 4 क्लासिफिकेशन है। 4 तरह के बैंक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री। हर कंट्री में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है एंड दिस बैंक रेगुलेट्स, फैसिलिटेट्स, कंट्रोल्स all the banking transactions, all types of banks in an economy. Even the note issuing, the currency issuing function only lies with central bank. नोट छापने का काम कौन करती है? सिर्फ सेंट्रल बैंक करती है। कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि हम सब लोग जिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं वो कमर्शियल बैंक्स है। इसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं। हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये आया था, जिसके थ्रू हमारे सभी बैंक्स, पब्लिक बैंक्स जो बने थे, कि ये पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो गया, आपके HDFC बैंक भी हो गया, ICICI हो गया, कोटक हो गया। ये सारे जितने बैंक्स आपको हैं सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स, जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वही है। तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में ये सारे बैंक्स बनते हैं, जो जनरली इंट्रोड्यूस हुए थे आपके एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है। कोऑपरेटिव जो हमारे किसी एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए बन रहे हैं, जो हमारे स्पेशल, जो हमारा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके अंडर में डेवलप हुए हैं। ठीक है ना। तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर में ये बैंक्स बने हैं, गवर्न हुए हैं, और इनका मेन मोटिव ये था कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चरल को फाइनेंस करना। ऑल्दो एग्रीकल्चरल्स में अब जो अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है दैट इज नाबार्ड। दैट इज नाबार्ड। ठीक है। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक है, जैसे कि एग्जिम बैंक हो गया। एग्जिम बैंक का मतलब हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट।
जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करता है। इस तरह के जैसे कि आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये सब हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो मेन जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हम सबसे डील कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सबकी एक लिमिटेशन है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स हैं जो आप बच्चों का भी अकाउंट ओपन करा देते हैं, हम सबका अकाउंट जहां होता है, दैट इज ओनली कमर्शियल बैंक्स। उनका मेन काम क्या हो गया? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, लेंडिंग ऑफ फंड्स, चेक फैसिलिटी, हमारे बिहाफ पे कलेक्शन करना, ये सब करना। आजकल ई बैंकिंग बड़ी पॉपुलर हो रही है एवरीवन नोज अबाउट ई बैंकिंग। एटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, फोन पे हो गया, ये सब है। इनके फायदे भी है, नुकसान भी। आजकल इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, ना, हैकिंग सिस्टम इतने ज्यादा हो गए हैं, हैक कर लेते हैं, फ्रॉड हो जाता है। फायदे भी हैं, आपको रोज रोज बैंक जाके लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। तो एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट। ई बैंकिंग आप 24 घंटे में कभी भी, अब मैं दिन भर अगर बिजी हूँ, मुझे शाम को टाइम मिल रहा है, रात को बैठ के टाइम मिल रहा है कि अरे मुझे ये पेमेंट्स करनी है बिल्स की, तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा ना, जाके ऑफिस आवर्स में छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। आई रिमेम्बर दोज डेज ऑल्सो, जब मम्मी हमें लेके जाती थी बचपन में और इलेक्ट्रिसिटी बिल की लाइन में खड़ा कर देती थी। बेटा तुम यहाँ लाइन में खड़े हो, स्कूल की छुट्टी वाले दिन जब होता था तो तुम यहाँ लाइन में खड़े हो, मैं इतने मार्केट के और काम निपटा के आ रही हूँ, क्योंकि एक एक 1.5 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ता था। तो मम्मी हमें लाइन में खड़ा करके और काम निपटाने चली जाती थी, और फिर उसके बाद वो आती, तब तक नंबर आता, फिर मम्मी हमें बिठाती थी, बेटा बैठ जाओ, और अपना बिल पे कर देती। तो हम बच्चों को लेके ही साथ इसलिए जाता था कि लाइन में खड़े हो जाओ, रेलवे टिकट बुक करानी है, लाइन में खड़े होना जाके। फिर अगर किसी दिन हमें कोई बहुत पेमेंट्स करनी है, कुछ करना है, तो बैंक जाना है, पैसे निकलवा के लाना है, तो डर उसमें भी था। आप बैंक से पैसे निकलवा के लाए, किसी ने आपको फॉलो किया, पैसे लूट लिए, अब आपको वो कैश रखना ही नहीं है, तो थोड़ी सिक्योरिटी भी हो गई है, लेकिन हैकिंग की वजह से वो सिक्योरिटी खराब भी हो गई है। तो बात यह है कि किसी भी तरह से हमारा हर एक के प्लस माइनस होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा था या ये अच्छा है। फायदे नुकसान है, नो डाउट। आज की जो सबकी बिजी लाइफ है उसमें ई बैंकिंग अच्छी तो है ही, बेनिफिशियल तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसमें कोई भी ई बैंकिंग में हमारे जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो यही होते हैं कि कभी भी किसी के कॉल करने पर उसको अपनी बैंकिंग की डिटेल्स नहीं देनी। जैसे आजकल आपकी, जैसे ही आप किसी को फ़ोन करते हो तो आपकी कॉलर उसमें भी आता है, पहले मैसेज फ्लैश करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। आपको फ़ोन करेंगे, आपका नंबर हमने देखा है, आपके बैंक से इतने पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स दीजिए, हम आपको रोक लें, हम इस वाले बैंक से बोल रहे हैं, फलाना बैंक से। ये सब फ्रॉड ही तो हैं। लोग डर जाते हैं, अरे नहीं हमारे नहीं निकला, हमारे नहीं निकाला, और फिर वो लोग एकदम से उनको डिटेल्स दे देते हैं घबराहट में, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो ठीक है, आपने बता दिया, धन्यवाद, ज़्यादा देर बात ही नहीं करनी, कोई इफन बट नहीं लगाना, फ़ोन रख दो। बहुत देर फ़ोन ऑन रहने से भी आपकी हैकिंग होने के चांसेस हैं। फ़ोन रखो। अगर आपको लग रहा है ऐसा डर है, पहली बात तो मैसेजेस आएंगे, फिर भी लग रहा है तो अपने बैंक जाइए, अपने बैंक को नोटिफाई कीजिए कि मेरे पास ऐसे एक कॉल आई है, बजाय कि खुद ज़्यादा इन्वॉल्व होने के। और उसमें फिर आप फिजिकली ही जाइए, टेलीफोन पे बात मत कीजिए, फिजिकली जाइए। तो दिस इज द वे यू कैन प्रोटेक्ट योर फ्रॉड्स। ठीक है, तो ये है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हमने बताया कि इंश्योरेंस क्या है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इंश्योरेंस का मतलब हो गया रिस्क को इंश्योर करना। जो भी अनसर्टेनिटीज है उनको पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास हम इंश्योरेंस कराते हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है दैट इज कॉल्ड इंश्योर्ड पर्सन, जिसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? जैसे कि इंश्योरेंस रूल्स कह लो या इसको प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं? अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब आपको एक दूसरे पे पूरा भरोसा होना चाहिए। मतलब अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस करा रही हूँ तो दिस इज़ माय ड्यूटी कि मैं ऐसे ना करूँ कि झूठ बोल दूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसे बताना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों को एक दूसरे पे पूरा फेथ होना चाहिए।
इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जुबे अबरमेफिटी। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अबरमेफिटी। अबरमेफिटी, फिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो अबरमेफिटी, तो इसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, ये हम एमसीक्यूज में आ जाता है। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब मैं अपने इस घर का इंश्योरेंस कराऊं जहां मैं रहती हूँ, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मैं किसी और के घर का क्यों कराऊंगी, तुम्हारे घर का क्यों कराऊंगी, मेरा क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस में मैं अपना करा सकती हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स का करा सकती हूँ, बट दूसरे किसी का नहीं करा सकती क्योंकि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ, ये जनरली फायर और मैरिन इंश्योरेंस में काम आता है। हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मैरिन मतलब जो समुद्र में सामान जाता है उसका इंश्योरेंस। इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ कि जितना डैमेज हुआ है आपको उतना ही मिलेगा। आपने चाहे 50 लाख की पॉलिसी कराई है, लेकिन अगर आपको डैमेज 30 लाख का हुआ तो आपको 30 का ही मिलेगा। दिस इज द ओनली रीजन कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डू नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इज इनवैल्यूएबल। आप किसी की लाइफ को रुपीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपने जो भी कुछ मिसहैपनिंग हुई है उसको रोकने के लिए, जो भी लॉस हुआ उसको रोकने के लिए कॉम्पेंसेशन, हाँ, प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है कि आपका जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उसमें रीजंस लिखे होंगे कि ये डैमेज क्यों क्यों हो सकता है, तो उसके नियर बाय ही कोई रीजन होना चाहिए। जैसे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हमने अपने गोडाउन की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हमारा गोडाउन में किस किस रीजन से फायर हो सकती है वो रीजन उसमें मेंशन होंगे। तो या तो उन रीजन की वजह से हुई हो या उसके नियर बाय किसी रीजन की वजह से हुई हो, तो प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, कोई नियर बाय रीजन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या हुआ, सब्रोगेशन मतलब ऐसा नहीं हो सकता, अगर मान लो मैंने कोई कार इंश्योरेंस कराया, उस कार इंश्योरेंस में मैंने उस कार का इंश्योरेंस ले लिया फुल डैमेज कार का, कि अभी मेरी कार बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो अब मैंने अगर उसको इंश्योरेंस ले लिया तो मुझे वो कार फिर अब उनको देनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं इंश्योरेंस भी ले लूं और फिर मैं उस कार को बेच के भी प्रॉफिट कमा लूं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मान लो मैंने दो जगह से ले रखा है, अब मैंने दो जगह से अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो मुझे जिस रेशो में, मान लो मैंने एक जगह से 1 लाख की पॉलिसी ली है, दूसरी जगह से 2 लाख की पॉलिसी ली है, मेरा 30,000 का लॉस हुआ, तो मेरे को इधर से सिर्फ 10,000 और इधर से सिर्फ 20,000 ऐसे होगा कंट्रीब्यूशन पे। ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों पॉलिसी पूरी पूरी मेच्योर हो जाए, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि इंश्योरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उसने पूरे स्टेप लिए हुए हैं। मतलब अगर आग लग गई तो ये नहीं लगने दो आग, अपने को तो इंश्योरेंस से मिल जाएगा, आपने उसको रोकने की भी कोशिश की है, ठीक है। समझ में आई ये बात, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, गॉट इट। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस फिर फर्दर 3 टाइप्स में आ जाता है। एक होता है मैरीन, मैरीन मतलब जो सी से रिलेटेड है। एक है फायर इंश्योरेंस, नाम से ही पता लग रहा है। अदर इंश्योरेंस
अदर इंश्योरेंस में बहुत तरह के इंश्योरेंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कैटल इंश्योरेंस आ गया, क्रॉप इंश्योरेंस आ गया, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सारे हमारे अदर इंश्योरेंस में आते हैं। ठीक है, अब तीनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास तीनों तरह के इंश्योरेंस हैं उनमें हम क्या डिफरेंस कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस तो हमने क्या बोला, लाइफ इंश्योरेंस क्या मतलब किसी की ह्यूमन लाइफ, जैसे मैंने बताया कि किसी की डेथ हो गई, वो एक फैमिली मेंबर की, तो उस फैमिली मेंबर की डेथ पे एक जो इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट मिलता है, दैट इज नॉट द कंपनसेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज जस्ट अ टोकन कि हाँ चलो एक अर्निंग उससे हो गई। ठीक है, तो मेन जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। जो फायर इंश्योरेंस है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, असेट्स, ये असेट से डील कर रहा है, ये ह्यूमन लाइफ से डील कर रहा है। और मैरीन इंश्योरेंस किससे डील कर रहा है? शिप, कार्गो, फ्रेट, मतलब जैसे शिप पे सामान जा रहा है तो शिप का इंश्योरेंस, उस पे एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट यानी कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसका इंश्योरेंस। फ्रेट, शिप से फ्रेट भी मतलब भाड़ा, वो भी बहुत ज्यादा लग जाता है, उसका इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कराने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस। प्रोटेक्शन तो है ही, लेकिन जनरली पीपल डू लाइफ इंश्योरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस कि उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न अच्छा मिल जाता है। तो ऐसा भी नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस की किसी की डेथ पर ही उसे मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं जिनमें अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। मान लो मैंने आज अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया और मैंने 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जरूर सुनो मैं 10 साल बाद मर जाऊंगी, बट 10 साल बाद मेरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मुझे इस पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। तो जनरली प्लान कर लेते हैं, जैसे बच्चों के लिए प्लान कर लेते हैं कि अभी हमारा बच्चा पैदा हुआ तो 15 साल बाद इसकी मेजर पढ़ाई, 25 साल बाद उसकी शादी, तो इन सब पर्पज से भी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मेन मुद्दा होता है वो प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी भी आपका प्रोटेक्शन ही होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होता। मैरिन इंश्योरेंस में तो टोटली प्रोटेक्शन ही है। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट तीनों में होना चाहिए, मतलब आप किसी की लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हो, अपनी या अपने फैमिली मेंबर में किसी की, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर फायर इंश्योरेंस करा रहे हो, मैरिज इंश्योरेंस करा रहे हो, तो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके ना होने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप इंश्योरेंस क्यों कराओगे? ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहता है? ड्यूरेशन में लाइफ इंश्योरेंस का ड्यूरेशन मिनिमम 5 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ठीक है, और ये एक जनरल है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो रहा है, बट हम होल लाइफ के लिए भी करा सकते हैं कि मेरी पॉलिसी मेच्योर ही तब होगी जब मेरी डेथ होगी। ऐसी भी पॉलिसीज होती हैं विच आर मेच्योर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ, जबकि फायर इंश्योरेंस का पीरियड हमेशा 1 साल का रहता है, 1 साल से ज़्यादा का नहीं रहता। और मैरिन इंश्योरेंस जब तक वो ट्रैवल चल रहा है, मतलब अगर मैंने यहाँ से बाय सी रूट कहीं सामान भेजा है तो वहाँ तक का रहता है। ठीक है, ओनली लाइफ इंश्योरेंस इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता, मतलब जितना सम एश्योर्ड है उतना आपको पूरा मिलेगा। अगर मैंने एक पॉलिसी ली है 50 लाख की तो पूरे 50 लाख मिलेंगे, जबकि फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में जितना लॉस है उतना ही मिलेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप उससे प्रॉफिट कराओ। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस में जो लॉस है दैट इज नॉट मेजरेबल, और आप टाइम से पहले उसे सरेंडर भी कर सकते हो कि भाई मुझे पहले पैसे चाहिए, मैंने पॉलिसी 20 साल की कराई थी, मुझे 10 साल बाद ही पैसे चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे सरेंडर वैल्यू पे। जबकि फायर इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी इंश्योरेंस करवा रहा है, यानी कि इंश्योरेंस वो अपना लाइफ का एक अमाउंट सेट कर सकता है, जबकि इन सब इंश्योरेंस में आपका जो भी जिसका भी आप इंश्योरेंस करा, चाहे वो गोडाउन है, चाहे वो कार है, चाहे वो मैरिन में आप सामान का करा रहे हो, जितनी उनकी वैल्यू होगी उनसे ज़्यादा का इंश्योरेंस आप नहीं करा सकते, क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए नहीं ले सकते हो। ठीक है, कंटिजेंसी ऑफ रिस्क क्या होता है कि यहाँ पे तो सर्टेन है
कि भाई पॉलिसी मैच्योर हो ही जाएगी लाइफ इंश्योरेंस में, जबकि मैरिज और फायर में बहुत अनसर्टेनिटी है। मतलब इफ दैट इवेंट अकर ओनली देन यू विल रिसीव इंश्योरेंस, अदरवाइज यू विल नॉट रिसीव। ठीक है, तो रिस्क जो है वो हमारा इवेंट इसमें आ जाता है। ठीक है, गॉट इट। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको डिटेल्ड क्लास में पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा और तुम लोग बोर भी हो जाओगे, और अभी एग्जाम का टाइम भी पास आ रहा है, तो मैं तुम्हें पूरा चैप्टर को बहुत ही ब्रीफ में करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ के ऐसा लगता है ना कि हमें नहीं समझ में आ रहा, तो फिर एक बार पूछ लेना कि हमें ये वाला टॉपिक डिटेल में करवा दीजिए। ठीक है, हमारे पास जो हमने बीच में स्किप किया वो था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने तरह की होती हैं। तो देखो, होल लाइफ पॉलिसी का तो मतलब ये है कि जब तक जिंदगी है जब तक पॉलिसी है, जब तक है जहां। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी मैच्योर ही तब होती है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही जो उसके लीगल हियर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इस पॉलिसी का अमाउंट मिलता है। तो ये पॉलिसी सिर्फ होती ही तब है मैच्योर। तो ये पॉलिसी कोई तभी लेता है कि भाई मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, उसके लिए होता है। ये हो सकता है कि मान लो उसने ये पॉलिसी का लिया कि मैं 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देता रहूं। तो मैंने एक पॉलिसी ले ली कि भाई मैंने 35 साल की उम्र में एक पॉलिसी ली और मैंने 35 ईयर्स की एज में वही बोला कि मैं इसका प्रीमियम आगे 30 साल तक दूंगी, यानी कि 65 ईयर्स की एज तक दे दूंगी। अब उसके बाद भी थोड़ा मैंने डिसाइड थोड़ा कर लिया कि मैं मर जाऊंगी 65 में, मैं तो 100 साल जीऊं। लेकिन 65 की एज के बाद मैं प्रीमियम देना बंद कर दूंगी, बट वो पॉलिसी मैच्योर कब होगी? जब मेरी डेथ होगी, उससे पहले वो पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक होता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या हुआ, हमने 20 साल के लिए पॉलिसी ली, अब ये पॉलिसी मैच्योर, ये तो ओनली ऑन डेथ है, ये तो ओनली ऑन डेथ है, और ये है डेथ और मैच्योरिटी। हो सकता है मैंने 20 साल की पॉलिसी ली लेकिन 5 साल बाद ही डेथ हो गई, तो भी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। लेकिन अगर डेथ नहीं हुई और 20 साल पूरे हो गए तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और इसका पैसा आपको मिल जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो अगर 20 साल के इंश्योरेंस लेके अगर वो बंदा 5 साल सपोज 5 साल बाद मरा तो जितना भी अमाउंट मिल जाएगा पूरी उसकी फैमिली को मिल जाएगा पॉलिसी का। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जनरली जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती है उनमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं सारे पार्टनर्स के मिला के, या फैमिली की भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है। उसमें क्या होता है, वो पॉलिसी में उस पूरे जॉइंट होल्डर्स में से जिसकी भी डेथ हो गई तो पूरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, एन्युटी में हमने 20 साल तक प्रीमियम दिया और उसके बाद हमें इंस्टॉलमेंट में लाइक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो मान लो मैंने सोचा कि अरे भैया मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बुढ़ापे तक की, यानी कि जब तक मुझे पढ़ाना है तब तक उतने साल तक का मैंने प्रीमियम देती रही और मैंने पॉलिसी ले ली। और उसमें ये होता है कि उतने साल बाद फिर हमें एन्युटी बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे बड़े सारे इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान होते हैं, मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। एक पॉलिसी होती है बच्चों के लिए हम ले लेते हैं, यानी कि गर्ल्स के केस में पढ़ाई और मैरिज दोनों की होती है, लेकिन बॉयज के केस में सिर्फ पढ़ाई के लिए होती है जनरली। आजकल वैसे हर एक बहुत सारे प्लान्स आने लग गए हैं, तो ऐसा नहीं है, बट हाँ जो मेजर होता है, यानी कि जैसे आप बच्चे हुए हमारे, हमने उनके नाम की पॉलिसी ले ली, प्रीमियम भरा, तो यानी कि जब वो बड़े होंगे, उनको हायर एजुकेशन करनी होगी, उस केस में हम उनके लिए, हम एकदम से नहीं आएंगे ओहो इतने पैसे कहाँ से लाए एकदम से, तो हमारे पास एक फंड होगा जिसकी पेमेंट उससे होती रहेगी। ठीक है, ये अलग अलग पॉलिसी होती है। अब इसके बाद जो इसमें छोटे से छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विस है। कम्युनिकेशन सर्विस का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते। कम्युनिकेशन सर्विसेज तुम्हारे कटा हुआ है, कोई बात नहीं, अब तुम
पोस्टल, टेलीकॉम, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे भी शायद कटा ही हो क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, जो हमारे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है, मतलब रुकावटें। क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाती हैं, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कितने तरह का होता है, बहुत सारे तरह का होता है। सी ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, बड़े सारे तरह से होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हेल्प कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारा जो सामान जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जहाँ पे अल्टीमेट कस्टमर है वहां तक सामान पहुंचने में ईजी हो जाता है। फिर आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग, क्योंकि हमने प्रोडक्शन आज की, लेकिन थ्रू आउट द ईयर, आज देखते हो ना तुम लोग, सारे फ्रूट सारी वेजिटेबल सब थ्रू आउट द ईयर मिलती हैं। क्यों मिल रही है थ्रू आउट द, लगी तो नहीं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हुआ, सामान को स्टोर करके रखना। वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। आपको अभी प्रोडक्शन की, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हमें उस सामान की जरूरत है, तो आजकल हमें वो मिल जाता है, हम एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं और स्टोर करके रखने के बाद जब भी जरूरत होती है वेयर हाउस से आ जाते हैं। तो वेयर हाउस में ये फायदा होता है कि जब भी आपकी प्रोडक्शन हो रही है, आपको थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट पे बेस्ड है उसमें तो तभी होंगी ना, जो विंटर्स में हम कर सकते हैं कल्टीवेशन, वो तो विंटर्स में ही कर पाएंगे। ठीक है, सो टू मेक थिंग्स अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल in the right quantity at the right time in the right price at the right cost, ये वेयर हाउसिंग का मोटो होता है। ठीक है, एक प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब हो गया जैसे कि मान लो मेरा ही प्रोडक्शन प्रोसेस इतना ज्यादा है कि मैंने खुद का वेयर हाउस ही बना दिया। ठीक है, एक पब्लिक वेयर हाउस है जो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस हैं, गवर्नमेंट ने वेयर हाउसिंग बनाया और गवर्नमेंट के बनाने के बाद उसको यूटिलाइज कई लोगों ने कर लिया, मतलब मेरा को बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, कुछ टाइम के लिए चाहिए, तो मैंने गवर्नमेंट से उतने दिन के लिए रेंट पे ले लिया। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे को पूरे साल चाहिए तो मैं अपना बनाऊं, और या ये भी हो सकता है कि आई एम स्मॉल प्रोड्यूसर, तो इतना मेरे पास फंडिंग भी नहीं है कि मैं वेयर हाउस को मेंटेन करूं, तो पब्लिक वेयर हाउसेस उसमें काम आ जाते हैं। फिर होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या होते हैं, जैसे गुड्स इंपोर्ट हुए, अब इंपोर्ट होने के बाद अभी हम आगे जब पढ़ेंगे एक्सटर्नल वगैरह, तो उसमें तुमने देखा कि बहुत सारे इंपोर्ट प्रोसीजर होता है। हो सकता है आपने कोई प्रोसेस अभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की हो, तो ऐसे में जो हमारे पास अथॉरिटीज होती हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो बॉन्डेड वेयर हाउस में सामान रख लेती हैं। ऐसे एयरपोर्ट पे भी होता है, बाय एयर सामान आया तो वहां पे भी यह सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली अगर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे की तो आप का सामान बॉन्डेड वेयर हाउसेस में रख लेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बताती हूँ, जैसे पब्लिक वेयर हाउसेस है ना, तो पब्लिक वेयर हाउसेस हमारे मेंटेन जनरली बाय गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिनका काम ही वेयर हाउसिंग का होता है, मतलब प्राइवेट भी, मतलब मेरा काम ही क्या है कि मैंने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं और उसमें लोगों को मैंने जगह रेंट पे दी हुई है, वो भी पब्लिक वेयर हाउसेस है। जैसे तुम लोग ये देखते हो ना, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये लोग पब्लिक वेयर हाउसेस यूज करते हैं। क्या होता है, किसी एक का वेयर हाउस है, इन सबका सामान वहीं होता है, कंपार्टमेंट्स बने हैं, ये इंस्टामार्ट का है, ये स्विगी का है, ये ब्लिंकिट का है, ये जेप्टो का है, लेकिन एक ही कैंपस है, हो सकता है फ्लोर्स डिवाइड कर दी हो, तो ये पब्लिक वेयर हाउसेज यूज करते हैं जो प्राइवेट ओन्ड होते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट वेयर हाउसेज भी सेम प्रोसेस होता है कि गवर्नमेंट वेयर हाउसेज, जैसे कि तुम्हारे गाजीपुर मंडी है, गाजीपुर मंडी में जो वेयर हाउसेज हैं जो वहां का सामान रख रहे हैं, दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन कर रही हैं, वो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज हैं। तो वेयर हाउसिंग क्या कर रहे हैं, वेयर हाउसेज में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि एक
ऐसे करके बहुत सारी गुड्स हैं। अब मान लो हमें एक यूनिफॉर्म वेयर हाउसिंग है जहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म है, तो ए मैन्युफैक्चरर है जो कि शर्ट्स बना रहा है, ये ट्राउजर्स, ये बेल्ट्स और ये शूज, फिर ऐसे ही कोई सॉक्स है, ऐसे करके ये सारा सामान इस वेयर हाउस में इकट्ठा हुआ और फिर यहाँ पर इनको कंसोलिडेट कर दिया और इनका पैक्स बना दिए। एक तो वेयर हाउसिंग में कंसोलिडेशन हो गया, एक हो सकता है कंसोलिडेशन के अलावा ब्रेक करें, मतलब एक मैन्युफैक्चरर है उसने शर्ट्स बना के दे दी, अब उस शर्ट्स में 36 भी है, 38 भी है, 40 भी है, 42 भी है, 44, लेकिन उसने तो पूरा एक पैकेट बना के दे दिया। अब इसमें से 36 वाला अलग करा, 38 वाला अलग करा, 40 वाला अलग करा, मतलब सारे शर्ट्स अलग अलग साइज की और फिर इसमें अलग अलग कलर्स की, ये सारा जो ब्रेकडाउन है ये करना, ठीक है। फिर स्टॉक पाइलिंग मतलब सीजनल बेसिस पे वो स्टोरेज करके रखते हैं स्टॉक को। वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि पैकिंग करना, इनके पैक्स बनाना, गिफ्ट पैक्स बनाना, स्कीम्स देना, ये सब काम करते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं कि जब भी डिमांड होगी तब वो देंगे। तो क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो वेयर हाउसिंग में क्या हो रहा है कि सारा जो हमारे प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इस समय बहुत सारी मार्केट में डिमांड नहीं है लेकिन गुड्स ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, अगर डिमांड नहीं है और अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो बहुत सस्ता मिलने लग जाएंगी चीजें। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो चीजें एकदम महंगी हो जाएंगी। तो टू मेंटेन दिस डिफरेंस यहाँ पे वेयर हाउसिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। फाइनेंसिंग तो है जो मैंने बताया कि क्रेडिट पे देना, मतलब वेयर हाउसिंग बेसिकली एक तरह से मीडिएटर का काम ही कर रहे हैं, जो होलसेलर्स होते हैं उन्हीं का काम कर रहे हैं काफी हद तक। तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, तो वहां पे वो ये भी कर देते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी को एक साथ नहीं पे कर पा रहे तो ठीक है, हम इंस्टॉलमेंट में सामान इशू करते रहेंगे और आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहो, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा हमारा खत्म हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में करवाया है, डिटेल में नहीं करवाया है। इफ यू नीड एनी कॉन्सेप्ट टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। मैंने बिल्कुल ऐसे करा दिया है, ठीक है। ओके, गुड लक। Like, share, subscribe and press the notification button, bell button to get all the notifications and all the best.